बड़ी खबरों को जानने का, तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। राकेश टिकैत बोले, जब तक सरकार नहीं मानेगी आंदोलन चलता रहेगा। जी हां, कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन 3 महीने से ज्यादा समय से जारी है। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन को जारी रखने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार बात नहीं मानेगी आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। आपको बता दें कि बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने इस बात का भी जिक्र किया कि अभी बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है, हमारी तैयारी लंबी है। आपको बता दें कि कृषि कानून वापस नहीं होने की स्थिति में हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। तो वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ टिकरी बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने गर्मियों के लिए अपनी तैयारी में जुट गए हैं। टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन स्थल पर पंखे, बोरवेल और फ्रीज का इंतजाम किया है। तो दूसरी तरफ किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर चुकी है। केंद्र का कहना है कि सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी, कानूनों में संशोधन के लिए हम तैयार हैं। तापसी पन्नू समेत बॉलीवुड की हस्तियों के ठिकानों पर दूसरे दिन आईटी की छापेमारी, कुछ लॉकरों को किया गया सीज। जी हां, तापसी पन्नू समेत बॉलीवुड हस्तियों के ठिकानों पर दूसरे दिन भी इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी हुई। सूत्रों के मुताबिक कुछ लॉकरों को सीज किया गया है। आयकर सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के दौरान कुछ लॉकरों का पता चला है और इन लॉकरों को आयकर विभाग ने सीज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इन लॉकरों को पिछले लंबे समय से ऑपरेट नहीं किया गया था। लॉकर किसके नाम पर है, इसके बारे में आयकर विभाग ने कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। सूत्रों के मुताबिक फैंटम फिल्म्स के खाते अभी चालू हैं और केवल इस कंपनी के जरिए फिल्में नहीं बनाई जा रही हैं। आपको बता दें कि आयकर विभाग के अधिकारी तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप से उनके द्वारा किए जा रहे प्रोडक्शन के बारे में भी पूछताछ कर रही हैं। आपको बताएं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू और फिल्मकार अनुराग कश्यप व उनके साझेदारों के घर और कार्यालयों पर बुधवार को छापेमारी की थी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक ये छापेमारी फैंटम फिल्म्स के खिलाफ टैक्स चोरी को लेकर की गई। पेट्रोल 75 रुपए, डीजल 68 रुपए प्रति लीटर। जीएसटी में आने के बाद इतनी होगी कीमत। जी हां, पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों ने जनता का बुरा हाल कर रखा है। लेकिन अगर आपको 75 रुपए और 68 रुपए क्रमशः मिलेगा तो इसमें अच्छा क्या होगा। दरअसल एसबीआई ने अपनी आर्थिक अनुसंधान विभाग की रिपोर्ट में कहा है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने से इसकी कीमतें क्रमशः 75 रुपए और 68 रुपए तक हो सकती हैं। ऐसा करने पर केंद्र और राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 0.4% है। लेकिन आम आदमी को राहत मिलेगी। भारतीय स्टेट बैंक के समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर सौम्या क्रांति घोष द्वारा लिखित इको रैप रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र और राज्य जीएसटी शासन के तहत तेल उत्पादों को नहीं लाना चाहते हैं, और क्योंकि बिक्री कर और वैट कर राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हर राज्य की अपनी एक कर संरचना है और प्रत्येक राज्य अपनी आवश्यकताओं के आधार पर विज्ञापन, वैलेरियम कर, उपकर, अतिरिक्त वैट, अधिभार का चुनता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी इतने बड़े अंतर से हारेगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जी हां, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी इतने बड़े अंतर से हारेगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि उत्तर प्रदेश की आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 350 से ज्यादा सीटें हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद समाजवादी पार्टी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की व्यवस्था को खत्म करने के लिए अभियान चलाएगी। अखिलेश ने यहां संवाददाता सम्मेलन में ईवीएम पर पूछे गए एक सवाल में कहा कि ईवीएम के बारे में मैं आज भी कह सकता हूं कि उस पर किसी को भरोसा नहीं है। हाल ही में अमेरिका का चुनाव मतपत्रों से हुआ, उसमें भी कई दिनों तक मतगणना हुई। मतपत्रों से मतदान कराने पर लोगों का भरोसा बहाल होगा। हालांकि यह लड़ाई अभी लड़ी नहीं जा सकती। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं। समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए सारे लोग अपना वोट डाल देंगे तो बीजेपी अपने आप हार जाएगी। सत्ता में आने पर समाजवादी पार्टी ईवीएम की व्यवस्था खत्म करने के लिए अभियान चलाएगी। एक अन्य सवाल पर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में बिहार विधानसभा चुनाव जैसी स्थिति नहीं होगी। वहाँ तो महागठबंधन की सरकार बन रही थी, लेकिन बीजेपी ने सत्ता
छीन ली। केरल चुनाव को लेकर बीजेपी के सीएम उम्मीदवार होंगे मेट्रोमैन, कहा मेरी जीत पक्की है। जी हां, आपको बता दें कि केरल विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी खबर है। हाल ही में राजनीति में आए मेट्रोमैन ई श्रीधरन राज्य में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा होने जा रहे हैं। उन्होंने बीती 25 फरवरी को बीजेपी की सदस्यता ली है। गुरुवार को उन्होंने कहा कि वे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC से इस्तीफा देने के बाद ही चुनाव नामांकन दाखिल करेंगे। पार्टी में उनके शामिल होने के साथ ही सीएम पद के कयास लगाए जाने लगे थे। देश भर में मेट्रोमैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन केरल में मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने इसकी घोषणा की है। वे फिलहाल पूरे राज्य में राजनीतिक दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी जल्द ही दूसरे उम्मीदवारों की सूची भी जारी करेगी। गुरुवार को श्रीधरन ने कहा कि उन्होंने अभी तक सीट का फैसला नहीं किया है। वे कहते हैं कि मैं किसी भी सीट से लड़ने के लिए तैयार हूं। मेरी जीत पक्की है। मुझे पक्का भरोसा है कि बीजेपी सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि मैं ऐसी सीट से लड़ना चाहूंगा जो मलप्पुरम में पोनानी से दूर न हो, जहां मैं रहता हूं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बोले, कोरोना ने किया प्रभावित, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध। जी हां, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सदन के पटल पर बजट पेश करते हुए अपने संबोधन में राज्य की स्थापना के 20 साल होने पर राज्य के लिए आंदोलन करने वालों और शहीदों को नमन किया है। डॉक्टरों, नर्सों, सफाई कर्मियों और कोरोना योद्धाओं को भी सीएम ने नमन किया है। सीएम ने कहा कि कोरोना से आर्थिकी पर बुरा प्रभाव पड़ा है। हमने टैक्सी, ऑटो रिक्शा चालकों को कोरोना काल में सहायता राशि दी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्राकृतिक आपदा की दृष्टि से उत्तराखंड संवेदनशील है। रेडी गांव की आपदा में भारी नुकसान हुआ है। NDRF, पुलिस, सेना ने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने विभिन्न परियोजनाएं देश को दी हैं। नमामि गंगे, देहरादून स्मार्ट सिटी, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन योजना चल रही है। ये डबल इंजन का कमाल है। ऋषिकेश में जानकी सेतु पुल का निर्माण किया गया है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान में उधम सिंह नगर जिला देश के सर्वश्रेष्ठ जिलों में चुना गया है। तांडव केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कई बार अश्लील कंटेंट दिखाते हैं कुछ OTT प्लेटफॉर्म, स्क्रीनिंग जैसा कोई नियम बनाए केंद्र सरकार। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वे अमेजॉन प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, G5 जैसे ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्म के लिए बनाए गए नियमों को हमारे पास सबमिट करें। इसके अलावा कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि OTT ऑडियंस को दिखाने से पहले कार्यक्रमों की कुछ स्क्रीनिंग का कोई नियम बनाए। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्म पर कई बार किसी न किसी तरह की अश्लील सामग्री दिखाई जाती है और इस तरह के कार्यक्रमों पर नजर रखने की एक तंत्र की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह सोशल मीडिया के नियमन संबंधी सरकार के हालिया दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी दें। पश्चिम बंगाल में शिवसेना नहीं लड़ेगी विधानसभा चुनाव, ममता बनर्जी का करेगी समर्थन। जी हां, पश्चिम बंगाल में इस महीने से शुरू होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियां जी जान से प्रचार में जुट गई हैं। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी के बाद शिवसेना ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को अपना समर्थन दे दिया है। इसके साथ ही यह भी ऐलान किया है कि वह पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगी। ममता बनर्जी को बंगाल की असली शेरनी बताते हुए शिवसेना ने तृणमूल कांग्रेस से एकजुटता दिखाने का संकल्प लिया है। पार्टी ने पूर्व में कहा था कि वह राज्य में चुनावी मुकाबले में उतरेगी। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने एक ट्वीट करके इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उम्मीदवार ठाकरे के साथ चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया है। राउत ने कहा कि इस वक्त दीदी बनाम अन्य सभी का मुकाबला प्रतीत हो रहा है। राउत ने कहा कि बहुत लोग यह जानना चाहते थे कि शिवसेना पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेगी या नहीं। पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के साथ चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि ममता दीदी के खिलाफ धन, बल, मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए शिवसेना ने पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ने और उनके साथ खड़ा रहने का फैसला लिया है। भारत से पहले पाकिस्तान में होगा 5G सर्विस की शुरुआत, इमरान सरकार ने किया लॉन्च डेट का ऐलान।
जी हां, इमरान सरकार 5G सर्विस को शुरू करने के मामले में भारत को पीछे छोड़ने की योजना पर काम कर रही है। पाकिस्तान के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री सैयद अमीनुल हक ने यह ऐलान किया है कि पाकिस्तान दिसंबर 2022 तक देश में 5G नेटवर्क सर्विस की शुरुआत कर देगा। मंत्री ने यह बयान हुआवे कंपनी के उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक के बाद किया है। हक ने कहा कि वह देश में प्रत्येक हिस्से में मोबाइल और इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने देश में 5G सर्विस शुरू करने के लिए दिसंबर 2022 का लक्ष्य तय किया है। हुआवे के अधिकारी चार्ल्स यांग ने कहा कि हुआवे का पूरा ध्यान पाकिस्तान में 5G सर्विस के प्रमोशन और उपयोग को बढ़ावा देने पर है। पाकिस्तान में नवंबर 2020 के दौरान सबसे तेज 5G वीडियो कॉल का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है।